सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है अपना इकोनॉमिक्स चैनल पर। कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र की प्रश्न बैंक सत्र 2022-23 की जारी की गई है। इस प्रश्न बैंक की इकाई 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल इस वीडियो में आप सबके बीच लेकर उपस्थित हूँ। तो हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस इकाई 3 यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इस इकाई से कुल कितने अंक की परीक्षा होना है। तो इस इकाई से कुल 10 अंकों का पूछा जाएगा वार्षिक परीक्षा में, जिसमें से 4 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे यानी 1-1 नंबर वाले होंगे। 2 नंबर वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न 4 नंबर वाला पूछा जाएगा। इस हिसाब से यह इकाई आपकी कुल मिला के 10 अंक की है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, समांतर माध्य से मदों के विचलन का योग सदैव होता है। तो जब हम समांतर माध्य से मदों का विचलन का जब योग करते हैं, विचलन निकालते हैं, उनका योग करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। सदैव कितना आता है? 0 आता है। सतमक वितरण को बांटता है। सतमक वितरण को बांटता है 100 बराबर भागों में। अगला प्रश्न है, यदि एक विनिर्माता यह जानना चाहता है कि बाजार में किस रंग के कपड़े की मांग अधिक है, तो निर्माता के लिए जो अधिक मांग की जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है तो वह क्या है, किससे मिलेगी? बहुलक से मिलेगी। यानी विनिर्माता यह जानना चाहता है कि बाजार में किस रंग के कपड़े की मांग अधिक है, तो उसे सबसे ज़्यादा उपयुक्त माप कौन सी रहेगी? बहुलक। अगला प्रश्न है, मध्यिका सदैव होती है। तो मध्यिका सदैव होती है, मध्यिका का मूल्य होता है समांतर माध्य और बहुलक के बीच में रहता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे औसत के गुण हैं। तो अच्छे औसत में दिए गए विकल्प में से सरलता, स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, निरपेक्ष मान, ये सभी गुण मौजूद होना चाहिए, इसलिए इसमें सही विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो हम जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है समांतर माध्य औसत का प्रयोग होता है, इसलिए यह विकल्प हो जाएगा समांतर माध्य, सही हो जाएगा। दिए गए चर मूल्यों का औसत कहलाता है। तो दिए गए चर मूल्यों का औसत माध्य कहलाता है। माध्य, समांतर माध्य या औसत। अगला प्रश्न है कि कौन सा माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। तो दिए गए विकल्पों में जो समांतर माध्य है वह चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, मध्यिका समांतर माध्य का मान ज्ञात करने हेतु बहुलक का परिकलन निम्न सूत्र द्वारा किया जा सकता है। तो इनमें से जो बहुलक का ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह सही सूत्र है डी विकल्प में, कि z बराबर यानी बहुलक बराबर मध्यिका को जब हम 3 गुना कर देते हैं और उसमें से यदि समांतर माध्य का 2 गुना घटा देते हैं तो हमें बहुलक का मान पता चल जाता है। यानी z बराबर 3 मध्यिका ऋण 2 समांतर माध्य, यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, 2, 4, 7, 8, 9 का अंकगणितीय माध्य होगा। तो इन संख्याओं का अंकगणितीय माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता है कि अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा x/n। यानी व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सभी पद मूल्यों को जोड़ना होगा। तो इन सब पद मूल्यों का जोड़ने के बाद देखा तो यह 30 आएगा और पदों की संख्या 5 है, तो 30/5 इसे हम भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 6। सही उत्तर हो जाएगा 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कल्पित माध्य को, रिक्त स्थान दिया था मैंने यहाँ भर दिया है। कल्पित माध्य को हम ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए। मध्यिका गणना के लिए मानों को रिक्त स्थान दिया है तो यहाँ पे हम आरोही भी लिख सकते हैं या फिर अवरोही लिख सकते हैं। यानी मध्यिका की गणना के लिए मानों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, इन संख्याओं का मध्यिका मान होगा। तो मध्यिका की गणना के लिए हमें पता है सूत्र है, मध्यिका के मान के लिए गणना का सूत्र है n/1/2वें पद का मान। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, ये कुल मिला के 5 पद हैं। 5 पद को हम यहाँ पर 5/1/2वें पद का मान बराबर
6/2वें पद का मान बराबर तीसरे पद का मान। तो यहाँ पर तीसरा पद हमारा कौन सा है? 7 है, इसलिए मध्यिका हो जाएगी 7। तो मध्यिका मूल्य हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति की सरलतम और सामान्य माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सरल और जो सामान्य माप है वह है समांतर माध्य। अगला प्रश्न है यदि माध्य 12 है और बहुलक 15 है तो मध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। तो मध्यिका की हमें यहाँ पे गणना करना है। हम जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने सूत्र देखा था कि z बराबर जो बहुलक का सूत्र लगाएंगे z बराबर 3 मध्यिका ऋण 2 माध्य, इसका सूत्र लगा करके हम इसे हल कर लेंगे। यहाँ पे सही उत्तर इसका हो जाएगा रिक्त स्थान में 13 आएगा। आप इसे करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत है। तो गुणात्मक माप करने के लिए सबसे अच्छा जो औसत उपयुक्त है वह है मध्यिका। अगला प्रश्न है Q1 रिक्त स्थान चतुर्थक प्रदर्शित करता है। तो Q1 जो प्रदर्शित करता है वह निम्न चतुर्थक को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है समांतर माध्य से मूल्यों के किसी समुच्चय के विचलन का बीजगणितीय योग सदैव कितना होता है। तो यहाँ पर जाएगा 0 होता है। अगला प्रश्न है यदि 5, 8, x, 12, 15 का समांतर माध्य 10 है तो x का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हम इन जो अंक दिए हैं इनको जोड़ लेंगे। यहाँ पर दिया है 5 है, 8 है, 12 और 15, इनका योग हो जाएगा 40 और एक मूल्य हमारा x अभी निर्धारित नहीं है और हमें पदों की संख्या पता है, कुल मिला के 5 है और समांतर माध्य कितना दिया है, 10 दिया है। हम क्या करेंगे अगले चरण में लिखेंगे 40 धन x बराबर 10 गुणा 5 यानी कि 50 हो जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आगे लिखते हैं हम 40 धन x बराबर 50, x बराबर हो जाएगा 50 में से 40 को घटाएंगे बराबर आ जाएगा 10, यानी कि समांतर माध्य का मूल हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है 10, 15, 13, 12, 15, 9, 10, 15, 20, 15 इनमें बहुलक बताना है। तो बहुलक वह पद मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर 15 ऐसा पद मूल्य है जिसकी आवृत्ति यहाँ सर्वाधिक 4 बार हुई है, इसलिए बहुलक हो जाएगा इसका 15। अगला प्रश्न है सही गलत बताना है। अंकगणितीय माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है, यह कथन सही है। अगला प्रश्न है द्वितीयक चतुर्थक Q2 को मध्यिका कहते हैं, यह कथन भी सही है। पहला कथन भी सही, दूसरा भी सही है। विचलन सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य हो सकता है, यह कथन भी सही है। मध्यिका की गणना करने के लिए संचयी आवृत्ति निकालना आवश्यक नहीं है, यह कथन गलत है, क्योंकि मध्यिका की गणना करते समय हमें संचयी आवृत्ति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर अगला जो प्रश्न है अंकगणितीय माध्य एक स्थैतिक माध्य है, तो यह कथन गलत है। अंकगणितीय माध्य एक स्थैतिक माध्य नहीं होता है, तो यह कथन गलत है। मध्यिका अत्यधिक परीक्षणों से अनावश्यक रूप से प्रभावित होता है, यह कथन भी गलत है। बहुलक को m0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यह कथन गलत है, क्योंकि बहुलक को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, z के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। Q3 को सतत श्रेणी में 3 कोष्टक के अंदर n/4 द्वारा प्रदर्शित द्वारा निकाला जाता है, यह कथन सही है। अगला प्रश्न है सरल अंकगणितीय माध्य श्रृंखला के सभी मदों को समान महत्व नहीं दे सकता है, यह कथन गलत है, क्योंकि सरल अंकगणितीय माध्य श्रृंखला के सभी मदों को समान महत्व देता है और यहाँ पर लिखा है नहीं दे रहा है, नहीं दे सकता है, तो यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है n धन 1/100 शतमक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह कथन सही है। अब आती है जोड़ी मिलान। तो यहाँ पर जोड़ी मिलान के लिए मध्यिका की हम जोड़ी मिलाएंगे मध्यिका के सूत्र से। ये मध्यिका का सूत्र है। समांतर माध्य का सूत्र सिग्मा f m/c
सिग्मा एफ, ये इसका समांतर माध्य का सूत्र है, जबकि बहुलक का सूत्र है एल धन D1 बटे D1 धन D2 गुणा H। इस प्रकार से ये 3 जोड़ी मिल गई हैं। हम अगली जोड़ी और देखते हैं। उच्चतम आवृत्ति जो अधिकतम आवृत्ति वाला पदमूल होता है बहुलक होता है। भारित समांतर माध्य का सूत्र यह है और इसके बाद स्थितिक मान होता है मध्यिका का। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में किसी विशेष मूल्य के आसपास संकेंद्रण होने की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समांतर माध्य को परिभाषित कीजिए। तो समांतर माध्य किसी श्रेणी के सभी पद मूल्यों के योग में, जब हम श्रेणी के सभी पद मूल्यों के योग में पदों की संख्या से भाग देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती वही समांतर माध्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, 6, 7, 9, 11, 12 का समांतर माध्य होगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब पद मूल्यों को जोड़ लेंगे और 5 से विभाजित कर देंगे और समांतर माध्य निकल आया 9। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा x बटे n। अगला प्रश्न है, गुणात्मक आंकड़ों का वर्णन करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप उपयोग में लाई जाती है? तो जब गुणात्मक आंकड़ों का वर्णन करते हैं तो हम कौन सा जो केंद्रीय प्रवृत्ति उपयोग लाते हैं? मध्यिका। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना का सूत्र बताइए। तो व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना का सूत्र है m बराबर n धन 1 बटे 2। अगला प्रश्न है, मध्यिका का एक लाभ बताइए। तो मध्यिका का लाभ गणना करना सरल होता है, स्पष्ट होती है। मध्यिका स्पष्ट होती है, हम उसके लाभ बता सकते हैं। अगला है, भूइष्टिक को परिभाषित कीजिए। भूइष्टिक की परिभाषा देना है। तो भूइष्टिक और बहुलक एक ही बात है। किसी श्रेणी में जो पद सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक या भूइष्टिक कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि माध्य और मध्यिका का जो मूल्य है 20 तथा 24 है तो बहुलक मूल्य की गणना कीजिए। यानी माध्य दिया हुआ है 20 है और मध्यिका 24 है तो हमें बहुलक की गणना करके बताना है। तो हमने आपको पहले ही सूत्र बताया था, उस सूत्र के हिसाब से आप बहुलक की गणना कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सूत्र लिख के बता दे रहा हूँ। z बराबर 3 मध्यिका ऋण 2 माध्य, और यहाँ पर हम माध्य का मान भर देंगे और मध्यिका का मान लिखेंगे और हमें बहुलक की गणना हो जाएगी। उत्तर आएगा 32। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32। इस प्रकार से मैंने आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। अब इसके बाद में जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं इनको आप यहाँ से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इनकी तैयारी आपको करना है। परीक्षाओं में ज़्यादा समय बचा नहीं है तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ विद्यार्थियों द्वारा कहा जा रहा था कि हमें इन इकाइयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करा दीजिए। इसके लिए मैं यह वीडियो आपको लेके आया हूँ। आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे, यह मेरी आशा है। आप यदि इस वीडियो से लाभान्वित हुए हों तो अपने मित्रों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जो प्रश्न 4 अंक वाले हैं या 2 अंक वाले हैं, आप इनको वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको इनकी तैयारी करना है। आप सब परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, अच्छी तैयारी आप करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।